Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में लोकसभा के जिन 8 सीटों पर आज मतदान हुए हैं, उसमें कौन आगे है, कौन पीछे है, किसको एज है, ये हम बताएंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि वो 8 सीट है कौन। वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज और वैशाली। इन 8 सीटों में से हमने इस कार्यक्रम के पहले भाग में 4 सीटों का आकलन बताया था। वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, महाराजगंज और वैशाली का। अब बाकी बचे जो 4 लोकसभा के क्षेत्र हैं, पश्चिम चंपारण, शिवहर, गोपालगंज और सिवान, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। देखिए, इस पूरे चुनाव में अगर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस पूरे चुनाव में कोई फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर था, वो था नरेंद्र मोदी का फैक्टर। लोकल उम्मीदवार का कोई मायने इस चुनाव में नहीं देखा गया है और मुझे लगता है कि उम्मीदवारों की वजह से जो वोट है वो कटा ही है, कुछ जुड़ा नहीं है उसमें। तो ये जो एक भ्रांति होती है कि फलाने को ही टिकट देने से वोट आगे बढ़ता है या बढ़त मिलती है, तो ये इस चुनाव ने बिल्कुल गलत साबित किया है। और खास तौर पर जो सिटिंग एमपी हैं, उनको लेकर जो नाराजगी है, वो अगर जीत रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी फैक्टर की वजह से जीत रहे हैं और उसका कोई कारण नहीं। और उसमें भी महिलाओं का बहुत ज्यादा योगदान देखने को मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं पश्चिम चंपारण से। पश्चिम चंपारण में मुकाबला बहुत ही कड़ा मुकाबला रहा है। वैसे तो चंपारण जो है पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछले आप कह सकते हैं कि 2-2.5 दशक से ये बीजेपी का गढ़ रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी को बड़ी कड़ी चुनौती मिली है और चुनौती इसलिए मिली है क्योंकि उम्मीदवारों के खिलाफ लोगों की नाराजगी जबरदस्त तरीके से देखी गई। खासतौर पर पश्चिम चंपारण में संजय जायसवाल चौथी बार चुनाव मैदान में है। 2009 में पहली बार जीते थे, 14 में जीते, 19 में जीते और इस बार फिर पार्टी ने उनको टिकट दिया और इसका जो है खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। उनका मुकाबला मदन मोहन तिवारी जो कि कांग्रेस के हैं। काफी बाद में उनका अनाउंसमेंट होता है टिकट का, मुझे लगता है कि 1 महीने पहले, और 1 महीने में ही जो टक्कर दी है उसके पीछे की वजह यह है कि उम्मीदवार से एनडीए के वोटर जो हैं, अब जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ बेहद नाराजगी दिखा रहे थे और उनको कोई ऑप्शन चाहिए होता था। तो मदन मोहन तिवारी 2015 में कांग्रेस की टिकट पर बेतिया से विधानसभा का चुनाव जीते थे, उनको इस बार टिकट दिया गया। काफी टफ फाइट रही और मुझे लगता है कि जो मार्जिन था पिछली बार 2019 के चुनाव में, वो 2,93,000 मतों से संजय जायसवाल जीते थे पिछली बार। उन्होंने आरएलएसपी के ब्रजेश कुमार कुशवाहा को हराया था। तो समझ लीजिए कि 2,93,000 का मार्जिन पिछली बार था और इस बार ये मार्जिन काफी कम हो जाएगा। एज तो मैं बीजेपी को दे रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली लोग नाराज होने के बावजूद मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट डाला है, लेकिन मुकाबला बहुत ही कड़ा है और मुझे लगता है कि मार्जिन काफी कम होना चाहिए। अब आते हैं सिवान में।
सिवान का जो मामला है वो काफ़ी दिलचस्प है। सिवान में त्रिकोणीय मामला है। वहाँ जो मुकाबला चल रहा है वो विजय लक्ष्मी देवी जो कि जेडीयू की उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से, उनका मुकाबला सीधे तौर पर निर्दलीय उम्मीदवार हिना साहब से है। आपको याद होगा कि हिना साहब 2009 से लगातार सिवान से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने 2009 चुनाव लड़ा, 2014 लड़ा, 19 भी लड़ा, हर बार चुनाव हार गई। इस बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और आप समझिए कि वो जबरदस्त फाइट दे रही हैं। विजय लक्ष्मी देवी एनडीए के उम्मीदवार, जो जेडीयू की उम्मीदवार हैं, उनको तीसरे नंबर पर रहेंगे आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी जो कि बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। कहने का मतलब यह है कि हिना साहब के आने से आरजेडी लड़ाई में ही नहीं है वहां पर। तो वहां एम वाई समीकरण जो है आरजेडी का वो पहले ही खत्म हो गया। वाई अलग हो गया, एम अलग हो गया। विजय लक्ष्मी देवी रमेश कुशवाहा की पत्नी हैं जो कि एक बार विधायक रहे हैं और जेडीयू के, और हम कह सकते हैं कि कुशवाहा जाति से आते हैं। एकमात्र कुशवाहा को जो टिकट मिला है एनडीए की तरफ से वो विजय लक्ष्मी देवी है। तो यहां पर लड़ाई जो है वो कहा जा रहा है कि विजय लक्ष्मी देवी और हिना साहब के बीच की लड़ाई है, पर इसमें एज किसको मिलेगा ये समझने की बात है। अब ये दो जो आपस में लड़ गए हैं, हिना साहब और अवध बिहारी चौधरी, जिसकी वजह से उसका लाभ विजय लक्ष्मी देवी को जरूर मिल रहा है, लेकिन इनसे अपर कास्ट वहां का नाराज भी है। वजह यह है कि रमेश जो कुशवाहा हैं वो पहले माले से जुड़े हुए थे। पहले वो माले CPI-ML में थे, तो वहाँ पर लड़ाई माले की अपर कास्टों के साथ काफ़ी लंबी लड़ाई चली थी और उसमें शहाबुद्दीन का भी काल था। तो बहुत सारे अपर कास्ट के लोग शहाबुद्दीन को भी सपोर्ट करते थे क्योंकि उससे प्रोटेक्शन मिलता था। तो वही लोग आज हिना साहब के साथ भी खड़े हैं। पिछले चुनाव तक ये होता था कि कविता सिंह जो कि जेडीयू की सांसद थी, उनके साथ सारे अपर कास्ट और जो तमाम हम कह सकते हैं कि जो कंपोजिशन है अति पिछड़ा का वो होता था। तो कविता सिंह पिछली बार 1,16,000 से जीती थी 2019 में, और 2014 में ओम प्रकाश यादव जीते थे बीजेपी के टिकट पर। तो लगातार वहां पर एनडीए जीतता रहा है। 2009 में भी ओम प्रकाश यादव जीते थे, लेकिन निर्दलीय के तौर पर जीते थे। तो निर्दलीय जीतने का हाल फिलहाल में कोई उदाहरण है तो वो सिवान है। तो हिना साहब भी जबरदस्त टक्कर दे रही हैं और मुझे लगता है कि एज अब जहां तक देने की बात है तो मैं जेडीयू को जरूर दे रहा हूं, लेकिन हिना साहब भी कम नहीं है। काफी टफ फाइट है वहां पे। अब आते हैं गोपालगंज। गोपालगंज में जो स्थिति है वो बिल्कुल मुझे लगता है कि साफ है, क्योंकि वहां पे जो मुकाबला है जेडीयू के आलोक कुमार सुमन का प्रेमनाथ चंचल जो कि वीआईपी के उम्मीदवार है। प्रेमनाथ चंचल बिल्कुल नए हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि विजय लक्ष्मी देवी भी पहली बार सिवान से लड़ रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल नए हैं। 36 वर्ष की उम्र है इनकी और अचानक इनको टिकट मिला है। तो बहुत सारे लोग अभी ठीक से उनको जानते भी नहीं, जबकि आलोक कुमार सुमन 2019 में जीते थे जेडीयू के टिकट पर और अच्छे मार्जिन से जीते थे। 2,86,000 मतों से उन्होंने हराया था सुरेंद्र राम को। सुरक्षित सीट है ये गोपालगंज का। तो वहां पर ब्राह्मण वोट बड़ा डिसाइसिव होता है और ब्राह्मण चूंकि वो सुरक्षित है तो ब्राह्मण जिसको वोट देते हैं वो जीतता रहा है। तो एनडीए के परंपरागत वोटर रहे हैं और अति पिछड़ा
का भी इनको मिलता है, दलित का भी वोट मिलता है। तो मुझे लगता है कि गोपालगंज में जेडीयू काफ़ी अच्छी स्थिति में है। अब बात करते हैं शिवहर की। सबसे चर्चित सीट है शिवहर। इसलिए चर्चित है क्योंकि ये पहली जगह है जहां पर 2 महिला उम्मीदवार आमने सामने हैं। हालांकि सिवान में भी अब 2 महिलाएं आमने सामने हो गई हैं, लेकिन यहां जो है पार्टी के तौर पर 2 महिलाएं आमने सामने हैं। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जेडीयू की उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से, और रितु जायसवाल आरजेडी की उम्मीदवार हैं महागठबंधन की तरफ से। तो ये जो मुकाबला है यहां भी काफी दिलचस्प और कठोर संघर्ष वाला मुकाबला है। दोनों जी जान लगाए हुए हैं। हम लोग गए भी थे वहां पर। लवली आनंद तो सांसद भी रही हैं, लेकिन जो रितु जायसवाल हैं वो मुखिया रही हैं सिहवाइनी पंचायत जो सीतामढ़ी में है, और पिछली बार 2020 में परिहार से उन्होंने आरजेडी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। इस बार बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ रही। देखिए, यहाँ पर के विश्लेषण पर जाने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि पृष्ठभूमि क्या है। शिवहर में रमा देवी 2009 से वो वैश्य जाति की थी, 2009 से लगातार जीतती रही है और हर बार उनका मार्जिन बढ़ता गया। 2009 में, 2014 में, 2019 में 19 में तो उनको 61% वोट आया। आप समझिए, जो उनके अपोजिट में थे उनको 30% भी नहीं आया। तो ये जबरदस्त समर्थन वहां पर मिलता था रमा देवी को। और रमा देवी चूंकि वैश्य जाति से आती हैं तो उसका प्रभाव मोतिहार मतलब पूर्वी चंपारण की सीट पे भी पड़ता था और सीतामढ़ी पे भी। तो इस बार रमा देवी का टिकट काट के राजपूत उम्मीदवार उतारा है एनडीए ने। काफी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि रितु जायसवाल वैश्य जाति से हैं और वैश्य का काफी अच्छा खासा वोट है। सीतामढ़ी में भी सिटिंग सांसद थे जेडीयू के सुनील कुमार पिंटू, उनका भी टिकट कट गया था। तो वैश्य जाति को बनाना काफी मुश्किल का काम रहा, खासतौर पर एनडीए के लिए, और इसके लिए पूरी ताकत उन्होंने झोंकी कि किसी प्रकार से उनको बना लिया जाए। फिर भी जो जायसवाल हैं, जो कलवार हैं, वो रितु जायसवाल के साथ है क्योंकि वैश्य में तो कई जातियां हैं, उपजातियां हैं। तो ये कहा जा रहा है कि फाइट बहुत जबरदस्त है और मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है। वैसे आनंद मोहन का ये पुराना क्षेत्र रहा है। आनंद मोहन 96 और 98 में 2 बार यहाँ से सांसद बने थे। हालांकि दोनों बार काफी कम मतलब समय के लिए ही सांसद रहे। जो टेन्योर था वो काफी छोटा था, उस समय लगातार चुनाव हुआ करते थे। तो उनका पुराना क्षेत्र रहा है। और शिवहर जो है, शिवहर में शिवहर विधानसभा से लवली आनंद और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी के टिकट पर विधायक बने हैं। हालांकि अभी जो सरकार बदली है, सत्ता परिवर्तन हुआ बिहार में, उसमें चेतन आनंद ने भी परिवर्तन कर लिया। वो आरजेडी को छोड़कर उन्होंने जेडीयू का समर्थन किया। तो इसी वजह में ये सीट भी जेडीयू को मिली है। ये सीट पहले बीजेपी के पास हुआ करती थी। तो खतरा तो लिया है जेडीयू ने और एक तरीके से एक नया प्रयोग किया है। राजपूत बहुल क्षेत्र है ये, लेकिन बनिया जाति का भी जबरदस्त वर्चस्व है। अति पिछड़ा जो है वो किसके पक्ष में जाता है, क्योंकि आप देखिए कि रमा देवी के साथ सबसे ये था, मुझे लगता है कि एक संयोग था कि वो जब भी चुनाव लड़ी, इनके अगेंस्ट में कोई मुस्लिम कैंडिडेट हुआ करता था, तो वो उसमें उनको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी जीतने में। लेकिन इस बार ऐसी बात नहीं है। मैं रितु जायसवाल को भी कम नहीं आंक रहा हूँ, लवली आनंद को भी कम नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन अंत में मैं यही कहूँगा कि एज जो है कहीं ना कहीं लवली आनंद को है, क्योंकि सभी जातियों का वोट उनको प्राप्त हुआ है। आरजेडी की तरफ से जाने से ये होता है कि मुस्लिम, यादव और उसके अलावा जो और अन्य जातियां, अति पिछड़ी जातियां हैं, उसमें बहुत सारा बिखराव आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये फार्मूला यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये हो गए 4 सीटों का मामला। उससे पहले हमने आपको पहले वीडियो में जो बताया था उसको भी रिपीट कर देते हैं। वाल्मीकि नगर में हमने
एज सुनील कुमार को दिया था कि जो कि जेडीयू के उम्मीदवार हैं वहाँ, उनका मुकाबला दीपक यादव से है आरजेडी के। उसी प्रकार पूर्वी चंपारण में मुकाबला बहुत ही कड़ा मुकाबला है। मतलब कहना ये नहीं होगा कि इतना आसान है, इतनी कठिन डगर होगी, ये शायद राधा मोहन सिंह ने भी नहीं सोचा होगा कि राजेश कुशवाहा जो कि वीआईपी के उम्मीदवार हैं इतने कम समय में इतनी कड़ी टक्कर देंगे। राजेश कुशवाहा चूंकि एक बार आरजेडी के टिकट पर विधायक भी बने थे केसरिया से, उनको डॉक्टर भी हैं, तो कड़ी टक्कर दी है। और टक्कर इस मायने में दी है कि बहुत सारे वोटों का बिखराव हो गया है। हम कह सकते हैं जो एनडीए का वोट है। फिर भी चूंकि धाकड़ राजनीतिज्ञ हैं राधा मोहन सिंह, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और लगातार जीतते रहे। 89 में पहली बार सांसद बने थे और समझ लीजिए कि ये 2024 है, 35 वर्ष हो गए। तो कहीं ना कहीं उनको एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में ही जो महाराजगंज में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं, बीजेपी की तरफ से तीसरी बार मतलब हैट्रिक बनाने की कोशिश में हैं। आकाश कुमार से उनका मुकाबला है कांग्रेस के। आकाश कुमार पहली बार चुनाव लड़े थे 2019 में पूर्वी चंपारण से, तो हार गए थे। इस बार यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एज यहाँ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को है, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह भी सिग्रीवाल के पक्ष में आ गए हैं, जो पिछले बार 2019 में उनके खिलाफ खड़े थे। सच्चिदानंद राय भी बीजेपी से अलग हो गए थे, लेकिन फिर भी उनका समर्थन कर रहे हैं। यहाँ भी राजपूत और वर्सेस भुवियार है। तो ये हो गया। बाकी वैशाली का जो मामला है वो काफ़ी दिलचस्प है और वैशाली में मुझे लगता है कि जो मुकाबला हुआ है, वीणा देवी जो कि सिटिंग एमपी हैं एलजेपी आर की, उनका मुकाबला विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला से है। और जिस प्रकार की कंपोजिशन बनी है, जो समीकरण बना है राजनीतिक, उससे लगता है कहीं ना कहीं मुन्ना शुक्ला को एज है। क्योंकि भूमियार पूरी तरह से केवल वही नहीं, मतलब वैशाली में ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी जैसे हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में प्रभावित किया है मुन्ना शुक्ला ने, क्योंकि उनकी छवि बाहुबली वाली छवि है। तो वहाँ पर एज दिखाई दे रहा है मुन्ना शुक्ला को। तो 8 सीटों पर आज मतदान हुए हैं, जिसमें से 7 जनरल हैं, 1 सुरक्षित है। इसमें आप समझ लीजिए कि 4 जगहों पर जेडीयू की प्रतिष्ठा दांव पर है, 4 जगह पर आरजेडी की प्रतिष्ठा दांव पर है, 3 जगह पर बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है, 1 जगह पर एलजेपी आर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, 2 जगह कांग्रेस की लगी है और 2 जगह वीआईपी की लगी है। तो ये आज का जो है छठे चरण का मतदान का जो हमने आकलन किया है, ये आकलन आखिरी नहीं है। अभी 4 जून को नतीजे आएंगे, इसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो हम लोगों को लगता है, जो हमारी तकनीक है, जो उसके आधार पर हमने ये आकलन किया है, देखिए इसमें कितनी सत्यता होती है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।